Yes, hello students. Am I audible and visible to all of you? Okay. So hello students, I welcome all of you on my world of logics. I am CS Mayank Agrawal और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में. So guys, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का वन शॉट रिवीजन आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने. आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे क्विक रिवीजन के साथ. इस तरीके से हर चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से आप जब एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले कुछ समय बचे रहेंगे तो आप इन्हीं वन शॉट रिवीजन वीडियोस को देख के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं. मतलब टोटल अगर 20 चैप्टर है आपके सिलेबस में सपोज, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स में या 20 लेक्चर्स देख के उन पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं. इसलिए हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर के एंड में मैं एक वन शॉट रिवीजन लेकर आऊंगा. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्विक रिवीजन. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट टोटल 7 पार्ट में डिवाइड है, 7 टॉपिक्स में डिवाइड है. इंट्रोडक्शन, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, प्रिजम्पशन, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड जनरल क्लॉज एक्ट 1897. इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे देश में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हर वह व्यक्ति जो लॉ को पढ़ना चाहता है, जो लॉ को समझना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? तो स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ के ट्रू मीनिंग को डिराइव करना, लॉ की सही मतलब को पहचानना और उसको उसके करेक्ट सेंस में समझना. यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है. मतलब ये कि जितने भी लॉज हमारे देश में है या कोई भी लॉ जो है उसको ठीक से समझना और उसका करेक्ट इंटेंशन डिराइव करना, यही इंटरप्रिटेशन कहलाता है. इंटरप्रिटेशन को समझने से पहले हमको एक 3 टियर सिस्टम समझना होगा. 3 टियर सिस्टम के अंतर्गत हमारे देश में 3 बॉडीज हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना. हमारे देश में पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है, जो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में 3 पार्ट में डिवाइड है. लोकसभा एंड राज्यसभा आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लॉज बनाती है, जबकि रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाते हैं. तो लोकसभा इज नोन एज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज नोन एज अ अपर हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर स्टेट असेंबली. एग्जीक्यूटिव का काम होता है लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किया गया है उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज आते हैं वो होते हैं. उसके अलावा प्रेसिडेंट एंड other officers who implements the laws passed by the parliament. इसके बाद आता है जुडिशरी का रोल. तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स को सुलझाती है. जब दो पार्टीज किसी भी लॉ को ठीक से समझने में गलती करते हैं या यूं कहें
कि दो लोग एक लॉ को अलग अलग ढंग से समझते हैं और दोनों अपने अपने समझने के तरीके को सही समझते हैं, तो उन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है इसका फैसला जुडिशरी करती है। सो जुडिशरी सेटल आउट द डिस्प्यूट बाय इंटरप्रेटिंग द लॉज, जिसमें कि हमारे देश में लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? तो स्टैट्यूट का मतलब होता है लेजिस्लेचर की इच्छा, दैट इज विल ऑफ द लेजिस्लेचर। दूसरा, क्रॉफोर्ड ने क्या कहा था? इट इज अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एज द लॉ ऑफ द स्टेट। मतलब किसी भी राज्य, किसी भी देश के लॉ के लिए जो जो नेसेसरी चीजें होती है उसको ठीक से एक्सप्रेस करना, उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ये स्टैट्यूट्स कहलाता है, ये लॉ कहलाता है। बोवियर्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से क्या है? तो लेजिस्लेचर ने जो भी पास किया है, लेजिस्लेचर ने जो एक्ट पास किया है उसको हम कहते हैं statute. So it is defined as the will of the legislature. It is a written will of the legislature expressed according to the form in which it constituted as the law of the state, or it is the law established by the act of legislature. इसके बाद हमारे देश में जो संविधान है, भारत का संविधान ही है जिससे सारे लॉज डिराइव हुए हैं। सारे लॉज अपना पावर डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो हम स्टैट्यूट वर्ड की जगह लॉ वर्ड यूज करते हैं इन इंडिया। सो गाइज, आई होप यहां तक क्लियर है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट टोटल आपके 8 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कोडिफाइंग लॉ, दूसरा है डिक्लेरेटरी, तीसरा है रेमेडियल, चौथा है कंसोलिडेटिंग। सबसे पहले समझते हैं कोडिफाइंग लॉ। कोडिफाइंग लॉ का मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो रिटन फॉर्म में है उसको हम कहते हैं कोडिफाइंग लॉ। फॉर एग्जाम्पल, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे के सारे कोडिफाइंग लॉ के एग्जांपल्स है। क्योंकि हमारे देश में जो भी सिविल मामलों से रिलेटेड प्रोसीजर होता है उसको बताने का काम, उसको उसके प्रोसीजर को बताने का काम कौन सा एक्ट करता है? दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। दैट इज इट कोडिफाइज द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द सिविल डिस्प्यूट्स और सिविल केसेस। इंडियन पिनल कोड में हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्राइम करता है तो उसके लिए उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी और कौन से धारा के तहत कितनी सजा होगी। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा 1 जुलाई से। उसमें एविडेंस से रिलेटेड, सबूत से रिलेटेड सारी चीजें, प्रोविजंस कोडिफाई की गई हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेटरी लॉ। डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब वो लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड नहीं करता है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकें। डिक्लेरेटरी लॉ कुछ चीजें डिक्लेयर करता है, जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उसको डिक्लेयर करता है। कुछ चीजें जो है हर एक्ट में यूज होती हैं, उसका क्या मतलब है उसको डिक्लेयर करता है। तो बेसिकली डिक्लेरेटरी लॉ एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टिंग राइट्स एंड लॉज। राइट टू इंफॉर्मेशन, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आर द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटरी लॉ। तीसरा हम बात करते हैं रेमेडियल लॉ की। तो रेमेडियल लॉ उन सारे कानूनों को कहते हैं जो आपको, जो पीड़ित व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, डैमेजेस के फॉर्म में, कंपनसेशन के फॉर्म में। इस प्रकार के सारे लॉज रेमेडियल लॉ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हर उस कंज्यूमर को डैमेजेस के कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो एक्सप्लॉइटेड होता है। सिमिलरली, मोटर व्हीकल्स एक्ट is also a remedial law. नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग लॉ। कंसोलिडेटिंग लॉ का मतलब क्या होता है? वह लॉ जो पुराने सारे लॉज को कंसोलिडेट करके, सारे पुराने लॉज को मर्ज करके लॉ आया है, उसको हम कंसोलिडेटिंग लॉ कहते हैं। मैक्सिमम लॉज में आप देखेंगे जो उनका लॉन्ग टाइटल होता है उसमें लिखा होता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है? An act to consolidate and amend the laws relating to companies, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 और पुराने जितने भी कंपनी से रिलेटेड लॉज थे उन सबको मर्ज करके एक कानून बना, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली जीएसटी एक्ट 2017, पुराने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जितने भी लॉज थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड लॉ था, एक्साइज लॉ, एक्साइज एक्ट, उसके सर्विस टैक्स एक्ट, उसके बाद आपका ये जो सेल्स टैक्स, वैट, ये सबसे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स थे उन सबको कंसोलिडेट करके आया जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, नेक्स्ट है अमेंडिंग लॉ। अमेंडिंग लॉ का मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉ में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है उसको हम कहते हैं अमेंडिंग लॉ। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013 में
जितने भी अमेंडमेंट है मान लेते हैं, उसको हमने एक एक्ट का नाम दिया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो 2018 में बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, इसलिए उसको नाम दिया गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 व्हिच इज कंसीडर्ड एज एन अमेंडिंग लॉ। दूसरा है एनेबलिंग लॉ। एनेबलिंग लॉ का मतलब होता है जो किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है और कुछ राइट्स को प्रोवाइड करता है, दैट इज एनेबलिंग लॉ। एनेबलिंग लॉ के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एजुकेशन के राइट को प्रोवाइड करता है, मतलब हर एक व्यक्ति एजुकेशन हासिल कर सके उस अधिकार बताता है एनेबलिंग लॉ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनेबलिंग लॉ। डिसेबलिंग लॉ की अगर हम बात करें तो डिसेबलिंग लॉ का मतलब होता है जो किसी एक्ट को प्रोहिबिट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, उसको हम डिसेबलिंग लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, दैट इज पोटा। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। एनडीपीएस एक्ट जो है वो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड कानून बनाया, नार्कोटिक ड्रग्स की सप्लाई करने से रोकने के लिए बनाया गया। आर्म्स एक्ट इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग और रिटेंशन के लिए बनाया गया है। तो ये डिसेबलिंग लॉ है जो आपको कुछ चीजें करने से रोकता है। पीनल लॉ का मतलब क्या होता है? पीनल लॉ का मतलब वो कानून जो आपको बताता है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट है जिसके लिए आपको पनिशमेंट निर्धारित की हुई है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द पीनल लॉ व्हिच पेनलाइजेस द पर्सन हु कंडक्ट्स एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। अगला है नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमारे जो सिलेबस है उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्यों दिया हुआ है, उसका मकसद क्या है। इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोर्ट ये पता लगाता है कि लेजिस्लेचर ने जिस मकसद से यह कानून पास किया है वह मकसद क्या है, और उसके हिसाब से वो इंटरप्रेट करता है, उसको समझाता है। जितने भी पार्टीज होते हैं डिस्प्यूट में उनके झगड़ों को सुलझाता है बाय करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो नीड ऑफ द इंटरप्रिटेशन अराइजेस व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी इन द वर्ड्स ऑफ द लॉ, मतलब जब कानून के शब्द क्लियर नहीं हो तब इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है और कोर्ट यहाँ पे अपना रोल निभाता है। एक केस हुआ था सीफूड कोर्ट एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर। जस्टिस डेनिंग ने क्या कहा, इंग्लिश इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथमेटिक्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन व्हिच इज परफेक्ट इन ऑल रिगार्ड एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। देखिए हर एक किसी भी लैंग्वेज में एक बैरियर होता है और वो होता है हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से समझता है। तो जस्टिस डेनिंग ने क्या कहा कि जिस तरीके से मैथ्स एक्यूरेट है 2 + 2 4 ही आएगा, चाहे आप कहीं पर भी आप उसको अप्लाई करो, लेकिन इंग्लिश मैथमेटिक्स के जैसे परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से शब्दों को समझने की कोशिश करता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो करेक्ट और फेयर तरीके से कानून को समझने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्या है, द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू ड्राइव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ एंड टू पनिश द गिल्टी। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट इज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। ऑथर ने किस मकसद से वो प्रोविजन लिखा है उस मकसद को पहचानने का काम करती है कोर्ट। अगला एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया था, अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज वूवन बट ही शुड ओनली आयरन आउट द क्रीजेस। मतलब क्या कि जज को सिर्फ और सिर्फ लॉ के ऊपर क्लैरिटी देनी है, उसे लॉ में चेंजेस नहीं लाने। लॉ में चेंज करने का अधिकार या लॉ को बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, लेजिस्लेचर को है। कोर्ट सिर्फ उन वर्ड्स या उन लॉज का करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेगा अगर उसमें कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल मटेरियल का मतलब कानून, क्रीजेस का मतलब जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो उसको क्लैरिफाई करेगा। सो अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल, मतलब अ जज मस्ट नॉट अल्टर द लॉ बट he should only iron out the creases, मतलब he should only clarify the words which are creating confusion। तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रोविजन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो सिर्फ बताएगा कि इस प्रोविजन का करेक्ट मतलब क्या है, ना कि उस प्रोविजन को चेंज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? इफ देयर इज एनी प्रोविजन ऑफ a law which is open to true interpretation, the court has to choose that interpretation which represents the true intention of the legislature, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का काम ही है लेजिस्लेचर के मकसद को समझाना। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमें टोटल 5 पार्ट पढ़ने हैं, 5 रूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लॉ में दिए हुए किसी भी प्रोविजन को पहले आप उसके नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर और ग्रामेटिकल सेंस में समझेंगे। मतलब
Any word, phrase or sentences of the law are to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning unless the object of the law suggests a different meaning. मतलब ये कि जो वर्ड्स लॉ में लिखे गए हैं उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे, जो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही उसको पढ़ोगे और उसमें किसी भी प्रकार से आप अलग सेंस नहीं डालोगे जब तक के लिटरल कंस्ट्रक्शन से किसी प्रकार की एब्सर्डिटी या लिटरल कंस्ट्रक्शन से किसी प्रकार का कंफ्यूजन या लिटरल कंस्ट्रक्शन से लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिफीट ना हो, तब तक के आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन को दोगे। ठीक है, इसमें कहा गया कि हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है, ना तो आप अपने मन से कोई वर्ड को ऐड करोगे ना तो सब्ट्रैक्ट करोगे। जो भी वर्ड्स लॉ में लिखे गए हैं आप उसको मॉडिफाई या एक्सटेंड उतनी ही सीमा तक कर सकते हो जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो। इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो उस पार्टी के ऊपर होगा जो उसके डिक्शनरी मीनिंग को चैलेंज कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ केस लॉस की। तो मोतीपुर जमींदार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ग्रीन वेजिटेबल शब्द के ऊपर इंटरप्रिटेशन, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटरप्रिटेशन किया जाना था। बिहार सेल्स एक्ट के हिसाब से जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया था। अब मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड जो कि शुगर केन का प्रोड्यूसर था, उसका क्लेम ये था कि भाई शुगर केन भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, देखिए जमीन में उगता है, हरा हरा दिखता है, ग्रीन वेजिटेबल्स किसको कंसिडर किया जाना चाहिए और इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। जबकि स्टेट ऑफ बिहार ने ये कहा कि नहीं, शुगर केन इज नॉट अ ग्रीन वेजिटेबल एंड इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि देखिए ग्रीन वेजिटेबल, अगर मैं वेजिटेबल के नेचुरल, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल और पॉपुलर मीनिंग में जाऊं तो कोई भी व्यक्ति शुगर केन को सब्जी के तौर पे, हरी सब्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता है। भले आप बोटेनिकल मीनिंग के हिसाब से या डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से आप बोल सकते हो, साइंटिफिक मीनिंग के हिसाब से आप बोल सकते हो कि शुगर केन इज अ ग्रीन वेजिटेबल, बट अगर उसके हम लिटरल कंस्ट्रक्शन में जाएं तो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर और ग्रामेटिकल सेंस में कहीं से भी शुगर केन ग्रीन वेजिटेबल की कैटेगरी में नहीं आता। हेंस इट इज नॉट exempted but taxable. Similarly, राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर के केस में क्या हुआ था? पिटिशनर ने कहा कि भाई पान के पत्ते जो है वो सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। भले ही पान के पत्ते को रिमूव कर दिया गया था एग्जम्पशन लिस्ट से, बट उसके बाद भी पान के पत्ते जो हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे। किस कैटेगरी के अंतर्गत? क्योंकि शेड्यूल 2 में जो कि एग्जम्पशन लिस्ट था उसमें अभी भी ग्रीन वेजिटेबल दिख रहा है एंड पान के पत्ते इज आल्सो ग्रीन वेजिटेबल, तो उसके अंतर्गत मतलब वेजिटेबल, तो डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से वेजिटेबल में तो पान के पत्ते भी इंक्लूड होने चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पान के पत्ते वेजिटेबल नहीं कहलाएंगे। कोर्ट रिजेक्टेड देयर कंटेंशन ऑन द ग्राउंड दैट द वर्ड वेजिटेबल हैज टू बी अंडरस्टूड इन द पॉपुलर सेंस अंडर द कॉमन पार्लांस एंड नॉट बोटेनिकल, टेक्निकल और डिक्शनरी मीनिंग, और इस वजह से बीटल लीव्स टैक्सेबल होंगे। अगला है हिडन्स रूल और मिसचीफ रूल और पर्पसिव रूल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी और हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। हेलो 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 guys, am I audible and visible? हेलो 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 पक्का ना? इसमें क्योंकि दिखा नहीं रहा है कि ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ। अच्छा हुआ बेटा कि ऑडिबल है, नहीं तो बड़ा दुख हो जाता, इतना सारा बोल गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि अगर मान लो कि मैं लगातार बोलते चले जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूँ और इन केस कभी ऑडिबल और इन केस कभी वॉइस चली जाती है तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं
जिससे कि मेरे को पता चले कि भैया आई एम नॉट ऑडिबल। ठीक है, वो तो मैंने डिस्कनेक्ट किया था ऑडियो वीडियो, उसके पहले तक तो ऑन था ना, मतलब इतना अभी तक पढ़ा है उसमें तो सब सुनाई दे रहा था ना, लिटिल कंस्ट्रक्शन तक ये स्थिति। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिडन रूल या मिस्चिफ रूल या पर्पसिव रूल क्या कहता है? हिडन रूल सबसे पहले, कोई भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में हमें 4 फैक्टर कंसीडर करने हैं। सबसे पहले, इस कोई भी पर्टिकुलर एक्ट बनने के पहले व्हाट वाज द कॉमन लॉ। दूसरा, कौन से ऐसे डिफेक्ट्स थे सोसाइटी में जिसके कारण ये एक्ट लाना पड़ा। तीसरा, इस एक्ट के आने से वह क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा था जिससे कि डिफेक्ट दूर हो गया, और उस रेमेडी का कारण क्या था। तो 4 चीजें याद रखना है, कॉमन लॉ, डिफेक्ट, रेमेडी एंड रीजन। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस हुआ था स्मिथ वर्सेस ह्यूज का। स्मिथ वर्सेस ह्यूज में स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 जो एक्ट था उसका एक प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन किया जाना था। उसमें क्या लिखा था? इट शैल बी एन ऑफेंस फॉर द प्रोस्टिट्यूट टू सॉलिसिट इन अ स्ट्रीट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। मतलब कोई भी महिला प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसा नहीं सकती है स्ट्रीट में। तो यहाँ पे जो शब्द था स्ट्रीट, इसका इसका मतलब या इसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। So what were the facts of the case? In this case, the defendants were prostitutes who were charged under the Street Offences Act for soliciting in the public place. अब हुआ क्या इस केस में कि कुछ ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स थे जो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते थे और उनको ऑफर करते थे फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो इस केस में पुलिस ने कुछ डिफेंडेंट्स थे, उसमें से एक थी थेरेसा स्मिथ, उसको पकड़ लिया गया। अब इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने ये आर्गुमेंट दिया कि मालिक हम लोगों ने तो जब ये कानून हमने पढ़ा तो हम स्ट्रीट में आके सॉलिसिटेशन करते ही नहीं थे, हम तो अपने खिड़की अपने बालकनी से सॉलिसिटेशन करते थे। अब भाई बालकनी और विंडो जो है वो तो स्ट्रीट के डेफिनेशन में नहीं आता है। भाई अगर स्ट्रीट का लिटरल कंस्ट्रक्शन करे तो स्ट्रीट का मतलब क्या? सड़क जिसमें जो एक पब्लिक प्लेस है, जबकि बालकनी और विंडो तो एक प्राइवेट प्लेस है। तो डिफेंडेंट ने अपना कंटेंशन रखा कि भाई लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बट अगर देखा जाए तो उनका यही कंटेंशन था कि भाई स्ट्रीट इज अ पब्लिक प्लेस वेयर एज द बालकनी एंड विंडो इज अ प्राइवेट प्लेस, सो वी शुड नॉट बी चार्ज्ड अंडर स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। तो कोर्ट ने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई न करते हुए हिडन रूल अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम देखते हैं कि ये एक्ट आया क्यों, क्या मकसद था लेजिस्लेचर का इस एक्ट को लाने के पीछे। तो उनका मेन मकसद था कि जो भी सॉलिसिटेशन हो रहा था उसकी वजह से जो जनता परेशान हो रही थी, उस सॉलिसिटेशन को रोकना, उस प्रताड़ना को रोकना, इसका मकसद ये था। अब आप चाहे स्ट्रीट से करो, चाहे खिड़की से करो, चाहे बालकनी से करो, चाहे कहीं से भी करो, इसमें प्लेस ऑफ सॉलिसिटेशन मैटर नहीं करता है। सॉलिसिटेशन हो रहा है ये मैटर करता है। द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट सॉलिसिटेड फ्रॉम इज इररिलेवेंट, हेंस दे वर कन्विक्टेड, और उन लोगों को सजा हुई। तो यहाँ पे वाज देयर एनी कॉमन लॉ बिफोर दैट? No. What was the defect for which there was no common law? Harassment. Remedy क्या प्रोवाइड की गई? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959। और क्या रीजन दिया गया? हरासमेंट को रोकना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हिडन रूल। उमेश सिंह वर्सेस राज सिंह के केस में भी कहा गया कि इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो डिफेक्ट था उसको कम किया जा सके और रेमेडी को प्रोवाइड किया जा सके। सोड्रा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिडन रूल तब एप्लीकेबल होगा जब वर्ड्स एम्बिगुअस हो, मतलब वर्ड्स कंफ्यूजिंग नेचर के हों और एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा हो, तब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ऊत रेस मजीज वलियाम क्वाम परियाद। तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इस फ्रेज पे आधारित है। जनरल रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला हमेशा याद रखिएगा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे तो जनरली जो भी वर्ड्स लॉ में यूज किए जाते हैं वो उसके ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ग्रामेटिकल और पॉपुलर मीनिंग के हिसाब से समझे जाएंगे। हालांकि अगर ऑर्डिनरी मीनिंग, जनरल मीनिंग जो है वो हमको करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है, सही कंक्लूजन नहीं दे रहा है, तो हमें रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स ऑफ द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड
by applying the common sense keeping in mind the intention of the lawmaker। मतलब ये कि लॉ मेकर के इंटेंशन को समझने के लिए हमें सिर्फ लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है ताकि हम सेंसिबल मीनिंग निकाल सके उन वर्ड्स का जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उस पर्टिकुलर लॉ में। यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझना फॉर इंटरप्रिटेशन। केस लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस लॉ है आर वर्सेस एलन का। आर वर्सेस एलन में सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861 सेक्शन 57 क्या कहता था? Whosoever being married shall marry any other person during the lifetime of the former spouse without divorce shall be guilty। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पहले से शादीशुदा है और अपने पहली पत्नी या पति के जिंदा रहते हुए वो दूसरी शादी करता है तो उसको बाइगेमी के ऑफेंस के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 57। अब एलन नाम का एक व्यक्ति जिसको लग रहा था कि उसकी पहली पत्नी मर गई है ऐसा वो कह रहा था और उसने दूसरी शादी कर ली तो उसके ऊपर बाइगेमी के चार्जेस लग गए, जबकि डिफेंडेंट का कहना यह था कि भैया जो सेकंड मैरिज उसने की वो तो लीगल है ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पहली वाइफ मर गई है और आपने ही कहा कि भाई जो मैरिज हुआ है वो इलीगल है। तो जब मैरिज लीगल ही नहीं है, मैरिज हुआ ही नहीं है कानून के नजर में, तो मुझ पे कैसे बाइगेमी के चार्जेस लगाए जा सकते हैं? तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा भाई साहब मैरिज शब्द का मतलब क्या है? मैरिज शब्द का मतलब है कि अगर आपने पूरी परंपरा से शादी की है, पूरे रीति रिवाज से शादी की है, प्रॉपर मैरिज सेरेमनी की है तो उसे शादी माना जाएगा, भले ही वो लीगली वैलिड नहीं था फिर भी आपने शादी तो की है ना। और अगर आपने दूसरी शादी की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। कुछ समय पहले कोर्ट ने कहा कि अगर आप शादी करते हो, अगर हिंदू मैरिज के हिसाब से कहा उन्होंने कि अगर आप शादी करते हो और आप पूरे रीति रिवाज से मंत्रोच्चार से सारे विधि विधान से शादी नहीं करते हो और सिर्फ डायरेक्टली आप पार्टी वगैरह दे देते हो तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से प्रॉपर शादी नहीं मानी जाएगी। आपको पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा, तभी वह शादी मान्य होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो खैर इसका उस केस से कोई रिलेशन नहीं, बस मैं जनरल नॉलेज के आपको बता रहा था। ठीक है, तो अगला है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जब भी किसी कानून के दो प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात करें, आपस में विरोधाभासी बात करें, एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है जबकि दोनों ही सेम एक्ट का पार्ट है, तो फिर उस केस में इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा जिससे दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बैठ सके, हार्मनी हो सके, कोई डिस्प्यूट ना हो और दोनों की इज्जत बची रहे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेक्शंस एक ही एक्ट में दिए गए हैं, भले ही वो विरोधाभासी बात कर रहे हैं लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि दोनों के दोनों की इज्जत बनी रहे। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक केस हुआ था राजकृष्ण वर्सेस विनोद कनुंगो। इस केस में हुआ क्या था कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 कहता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेशन के लिए असिस्ट कर सकता है, जबकि सेक्शन 123(8) कह सकता है कि वोट डालने के अलावा वो और किसी भी तरीके से किसी कैंडिडेट को असिस्ट नहीं कर सकता है। अब दोनों बातें विरोधाभासी है, एक तरफ कह रहा है कि नॉमिनेशन कर सकते हो, दूसरी तरफ कर रहा है वोट डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 123 का अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो वो कह रहा है कि आप नॉमिनेशन में मदद नहीं कर सकते। अब ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हुए कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेक्शन 33 और 123 को हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, हार्मोनी क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट दो ही चीज कर सकता है, नॉमिनेशन में भी असिस्ट कर सकता है और अपना वोट भी डाल सकता है, जिससे कि दोनों के दोनों सेक्शंस की वैलिडिटी बनी रहे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से रिकंसिलिएशन हो ही ना पाए तब क्या होगा? यहाँ पे एक केस पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 33 और 123 का रिकंसिलिएशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता, दोनों में ऐसी विरोधाभासी सिचुएशन लिखी गई है कि दोनों को हम अगर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई भी कर दें तब भी इसका
सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा, मतलब तब भी हम इसको वैलिड नहीं करार दे पाएंगे। तब क्या होगा? तो हमने पढ़ा था जनरल क्लॉज एक्ट में कि दोनों में से जो बाद का सेक्शन है वो प्रिवेल करेगा, मतलब सेक्शन 123 प्रिवेल करेगा ओवर सेक्शन 33। ठीक है, तो ये जो है तब होगा अप्लाई जब दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस वाले केस में रिकंसिलिएशन पॉसिबल था। इसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ इजेस्डम जेनेरेस का। तो इजेस्डम जेनेरेस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। इस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर किसी प्रोविजन में जनरल वर्ड आर फॉलोड बाय सम स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब ये कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और उसके बाद कुछ जनरल वर्ड लिखे हुए हैं, तो उस जनरल वर्ड का कैसा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा? तो उन जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं उसके हिसाब से किया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक एटसेट्रा इन सबसे अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो एटसेट्रा वर्ड है ये है जनरल वर्ड, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक ये सब स्पेसिफिक वर्ड्स है। तो यहाँ पे जो ये एटसेट्रा शब्द है इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा? तो ये कहा गया कि जो एटसेट्रा शब्द है ये जनरल वर्ड है, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक ये स्पेसिफिक वर्ड है। तो आइए देखते हैं इन स्पेसिफिक वर्ड का नेचर क्या है। भाई ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक इन सब में क्या सिमिलैरिटी है? इन सब में सिमिलैरिटी ये है कि ट्रक भी रोड में चलता है, ट्रैक्टर भी रोड में चलता है, बस भी रोड में चलता है, ऑटो भी रोड में चलता है, बाइक भी रोड में चलता है। इसका मतलब जितने भी रोडवेज वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे वो एटसेट्रा शब्द में आ जाएंगे। मतलब ये कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। अगला है सेकेंडरी रूल्स और अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जनरली आपको प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन अगर सेकेंडरी या अदर मतलब कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में सेकेंडरी या अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आ सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसके नाम बड़े अजीबोगरीब है। नॉसिटर असोसिस। तो नॉसिटर असोसिस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। मीनिंग इट इज नोइंग फ्रॉम एसोसिएशन। किसी पर्टिकुलर वर्ड का अगर हमको इंटरप्रिटेशन करना है तो हम नॉसिटर असोसिस रूल अगर अप्लाई करें तो उसके हिसाब से हम उसके आसपास के शब्द देखेंगे कि उसके आसपास के शब्द क्या है और उससे एसोसिएट करेंगे। मतलब ये कि अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके सिमिलर मीनिंग है और उनको एक साथ रख दिया गया है तो उसको कलेक्टिव सेंस में इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब ये कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब जो वर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, जिसका सिमिलर मीनिंग निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ असम वर्सेस रंगा मोहम्मद के केस में ये क्वेश्चन उठा कि क्या पोस्टिंग शब्द जो है उसमें ट्रांसफर शब्द भी आएगा। आर्टिकल 233 में जो पोस्टिंग शब्द है क्या उसमें ट्रांसफर भी इंक्लूड होगा? तो आर्टिकल 233 कहता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स टू बी appointment of persons to be and the posting and promotion of district judges in any state shall be made by the governor of the state in consultation with high court। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज का, ध्यान से समझ जाए, किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन गवर्नर करेगा हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। मतलब ये द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट लाइज विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो क्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर करने का अधिकार भी गवर्नर को है? क्या यहाँ पोस्टिंग शब्द में ट्रांसफर वर्ड भी हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि पोस्टिंग के आसपास के वर्ड जो है वो क्या कह रहे हैं और इसका एसोसिएशन आसपास के वर्ड से क्या है। तो पोस्टिंग को हमने एसोसिएट किया अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि भैया अगर हम रूल ऑफ नॉसिटर असोसिस अप्लाई करते हैं तो यहाँ वर्ड जो है पोस्टिंग उसको अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से एसोसिएट करेंगे और उसमें हम
सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि पोस्टिंग शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर पोस्ट में किसी पर्टिकुलर पोस्ट देना, किसी पर्टिकुलर पोस्ट को देना, उसको किसी कोई पोजीशन असाइन करना या उसको जॉब असाइन करना। यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन पोस्टिंग शब्द से कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं है। मतलब ये कि जब हम नॉसिटर-असोसिएस रूल अप्लाई करेंगे, सो इन दिस केस द वर्ड पोस्टिंग डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर, इट ओनली मीन्स अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। इसीलिए कहा गया कि गवर्नर इज only concerned with posting, promotion and appointment, whereas transfer, the power of transfer lies with the High Court under section 235। ठीक है। इसके बाद प्रदीप अगरबत्ती लुधियाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी एक केस हुआ जिसमें नॉसिटर-असोसिएस रूल का अप्लाई किया गया। इसमें था कि क्या धूप अगरबत्ती को परफ्यूमरी वर्ड के अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि परफ्यूमरी के आसपास के शब्द क्या थे। तो इसमें कहा गया कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 के एंट्री नंबर 16 में ये कहा गया कि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेटरी गुड्स एक्सक्लूडिंग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप। मतलब कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी और टॉयलेट गुड्स, इनके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। तो क्या परफ्यूमरी में धूप अगरबत्ती भी आ जाएगी? धूप अगरबत्ती से भी खुशबू होती है, तो खुशबू और परफ्यूम, परफ्यूम और खुशबू, व्हेन परफ्यूम इज इक्वल्स टू खुशबू एंड खुशबू इज इक्वल्स टू धूप अगरबत्ती, सो परफ्यूमरी इक्वल टू धूप अगरबत्ती। ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला गया। बट ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब परफ्यूमरी के आसपास के शब्द देखो क्या है, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट गुड्स। तो ना तो धूप अगरबत्ती का कनेक्शन कॉस्मेटिक से है, ना तो टॉयलेटरी गुड्स से है। तो इस केस में धूप और अगरबत्ती को एक्सक्लूड किया गया और उसे कहा गया कि ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल, ये रूल कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? सबसे पहला, अगर लॉ कुछ डिफरेंट मीनिंग सजेस्ट कर रहा हो तब एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, से कुछ मतलब एक ही वर्ड को हम अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हो। तीसरा, अगर रूल अप्लाई करने के बाद, नॉसिटर-असोसिएस रूल करने के बाद इनजस्टिस हो रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये रूल तब अप्लाई होगा जब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया उसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको समझे, दूसरा कोई मतलब उसका ना निकल रहा हो। दूसरा है एक्सप्रेस योर यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रिस। मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। मतलब ये कि अगर किसी लॉ में एक्सप्रेसली कोई शब्द लिख दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी अगर हम अगला चैप्टर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 15, 16 और 19 आर्टिकल में लिखा है कि ये सारे आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारत के सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। मतलब भारत के सिटीजन के अलावा दुनिया के किसी भी देश के सिटीजन के ऊपर ये आर्टिकल 15, 16, 19 लागू नहीं होता है। सिमिलरली, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में लिखा है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन पुलिस, आर्मी और रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर हम ये समझेंगे कि बाकी सारे एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, उन सभी के सभी लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी प्रोविजन में स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे गए हैं तो एक्सप्रेसियो अल्ट्रिस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उसको उसी हद तक सीमित रखना है, उसको एक्सटेंड नहीं करना है। कंटेम्पोरेनिया एक्सप्रेसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लीगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि जो कानून, जो प्रोविजन जिस समय पास हुआ था उस समय के आसपास हम देखेंगे जो केस लॉज हुए थे, जो केस हुआ था, वो इंटरप्रिटेशन बेस्ट इंटरप्रिटेशन और मोस्ट रिलायबल इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा। ये एप्लीकेबल तब होगा जब किसी शब्द का मीनिंग समय के साथ बदल गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब, तो डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब कोई भी चीज जो रिटन फॉर्म में है। अब भाई समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई वैसे वैसे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आने लग गए, डिजिटाइज्ड फॉर्म में भी आने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब क्या हो गया, समय के साथ चेंज हो गया। तो यहाँ डॉक्यूमेंट शब्द का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट भी आ गया और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्सेस लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है रिजिड, जो जैसा लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है।
जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं वो सिंपल प्लेन वर्ड्स पे जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना आइडिया नहीं लगाते। लिबरल कंस्ट्रक्शन में उन वर्ड्स के अल्टरनेटिव पे भी फोकस किया जाता है जो उस सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के साथ बेस्ट सुटेबल हो सके। लॉ की अगर हम बात करें तो जनरली क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उसका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जबकि लेबर और वेलफेयर लॉज का लिबरल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्योंकि इनका मेन फोकस होता है बेनिफिट प्रोवाइड करने में। जबकि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का जबकि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं, मतलब जो टैक्सेशन से रिलेटेड स्टैट्यूट्स होते हैं या जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड स्टैट्यूट्स होते हैं, उसका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी को कानून में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने काटा है या चाकू से गोभा है तो फिर उसको सजा होगी, मतलब अगर किसी ने दांत से काटा है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर बाइटिंग का चार्जेस लगेगा, कटिंग और स्टैबिंग के अंतर्गत वो चार्जेबल नहीं होगा। लिबरल कंस्ट्रक्शन में अगर किसी लॉ के अंतर्गत किसी को 240 दिन का पेड लीव दिया गया है तो उसमें कुछ दिन और एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। तो वो लिबरल कंस्ट्रक्शन हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट, नीड एंड इंटरप्रिटेशन, और दूसरा हमारा प्राइमरी रूल और तीसरा सेकेंडरी रूल। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन के। कभी कभी प्रिजम्पशंस भी पूछा गया है, तो प्रिजम्पशंस क्या होता है, प्रिजम्पशंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब लॉ का लैंग्वेज क्लियर हो तो कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वही मान लेंगे। लेकिन जब लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्लियर ना हो तो हमें बहुत सारे अजम्पशंस लेने होते हैं, बहुत सारे प्रिजम्पशंस लेने होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रिसाइज, हमें यह मान लेना है कि जो भी वर्ड्स एक्ट में यूज किए गए हैं वो प्रिसाइसली यूज किए गए हैं, सोच समझ के यूज किए गए हैं, ऐसे ही कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है कानून में। दूसरा कि जो भी राइट्स एक्सप्रेसली ग्रांट किए गए हैं उसे तभी छीना जा सकता है जब उसको छीनने का स्पेसिफिक प्रोविजन लेके आया गया हो। मतलब अगर आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं तो फिर उसे तभी छीना जा सकता है जब उसका अमेंडमेंट आए कि स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली लिखा जाए दैट ऑल दीज राइट्स आर नाउ बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द सिटीजन्स, तभी, नहीं तो तब तक के नहीं होगा। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए किसी भी व्यक्ति का गिल्टी माइंड होना जरूरी है। अगर उसका इंटेंशन गलत नहीं है तो फिर वो क्रिमिनल लॉस के अंतर्गत चार्जेबल नहीं होगा। अगला है कंसिस्टेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि जो इंटरनेशनल, जो हमारे देश का कानून है वो इंटरनेशनल लॉ से कंसिस्टेंट हो। मतलब there should not be inconsistency between the Indian law and international law। हालांकि किसी कानून को सिर्फ इस आधार पे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि हमारे देश का कानून इंटरनेशनल कानून से अलग है या इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ इस ग्राउंड पे उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अगला है एक्सप्रेस्ड अमेंडमेंट। मतलब किसी भी लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून पास किया है तो उसको तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक के उसमें एक्सप्रेसली अमेंडमेंट ना लाए। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस लिखे हैं उसमें तब तक बदलाव नहीं लाया जा सकता है जब तक के उससे रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट पास न हो। तीसरा नेक्स्ट है नो मिस्टेक। हम ये मान लेंगे कि लॉ मेकर्स ने जो भी लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है। It is presumed that the legislature make no mistake in drafting the law। अगला है नेचुरल जस्टिस। इस प्रिजम्पशन के हिसाब से कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाते समय जो भी पावर्स दिए हैं लॉ में वो फेयरली एक्सरसाइज किए जाने चाहिए। अगला है फ्रीडम। लॉ डज नॉट कंपेल एनीवन टू डू द थिंग्स व्हिच आर फ्रूटलेस। मतलब लॉ कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो अननेसेसरी हो, जो फ्रूटलेस हो। नेक्स्ट है पावर्स एंड ड्यूटीज। लेजिस्लेचर जो है वो कुछ ड्यूटीज इंपोज करेगा। मतलब लेजिस्लेचर confers the powers necessary to carry out the duties imposed by। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि उसे ये काम करना है तो उसके पास ये पावर भी होने चाहिए कि वो उस काम को ठीक तरीके से अंजाम दे सके। अगला है
रोल, द लेजिस्लेचर नोज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेचर को पता होना चाहिए या लेजिस्लेचर को पता है कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है। इफेक्ट द गवर्नमेंट, भाई जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा उसके वो गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो स्टेट के ऊपर भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूपीए गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन लाया 2005 में, और उसी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इनके सारे घोटाले बाहर आए, 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, सारे। ठीक है, तो मतलब जो कानून है वो सब पे अप्लाई होगा। रीजनेबिलिटी, लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड व्हाट इज इनकन्वीनियंट एंड अनरीजनेबल, मतलब जो लेजिस्लेचर का कभी भी इंटेंशन नहीं है कि जो इनकन्वीनियंट है, जो अनरीजनेबल है, उसको दिया गया हो कानून में। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स टू इंटरप्रिटेशन मतलब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ टूल्स दिए गए हैं, या इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ शब्दों का मतलब हमको समझना जरूरी है। दो प्रकार के एड्स टू इंटरप्रिटेशन है, एक है इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन, दूसरा है एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो एक्ट है, एक्ट के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें दी गई है जो हमको इंटरप्रिटेशन में मदद करेंगी, जबकि एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, एक्ट के बाहर चीजें दी गई है, उसकी मदद से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट आर द इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल की। इसके लिए मैं फिर से एक बार बेयर एक्ट ओपन कर लेता हूँ फटाफट से, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो टाइटल ऑफ द एक्ट, दो प्रकार के टाइटल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल और दूसरा होता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि जो नाम है उस पर्टिकुलर एक्ट का या उस पर्टिकुलर कानून का, उसको हम लोग शॉर्ट टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013 इज द शॉर्ट टाइटल, जबकि लॉन्ग टाइटल छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता है, दैट एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ये क्या हो गया उसका लॉन्ग टाइटल। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो लिखा है ये क्या है? शॉर्ट टाइटल। जबकि उसके नीचे लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, दिस इज द लॉन्ग टाइटल। तो ये इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट, स्कोप और पर्पस को बताता है, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का यूज क्या होता है? प्रीएम्बल हमको ये समझने में मदद करता है कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए। तो जो प्रीएम्बल होता है वो लॉन्ग टाइटल से और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ज्यादा बड़ा होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब किसी भी लॉ, किसी भी वर्ड्स का या किसी भी प्रोविजन का वर्ड्स या लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है। अगला है इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का लैंग्वेज एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन रखता हो, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को तवज्जो देंगे जो उस प्रीएम्बल के ज्यादा करीब हो या प्रीएम्बल में लिखी हुई बातों से ज्यादा रिजेंबल करता हो, उसको इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को काफी इंपॉर्टेंस दी है और उन्होंने कहा कि जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को रिफ्लेक्ट करते हो। अगर कोई भी आर्टिकल इन सारे वर्ड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते होंगे तो फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से करेंगे। मतलब प्रीएम्बल का यूज तब किया जाएगा क्योंकि प्रीएम्बल क्या है? एक्ट की आत्मा मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मानी जाती है। अगला है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। चैप्टर क्या होता है?
जो भी एक्ट होते हैं वो बहुत सारे सबसेक्शंस में, बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं और उन सभी सिमिलर सेक्शंस को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंपनीज एक्ट 2013 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है चैप्टर 1, लिखा है चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, उसके अंतर्गत 2 सेक्शंस आएगा। दूसरा है चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 का हेडिंग क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 3 से लेकर 22 तक जो सारे सेक्शंस हैं उसका एक कॉमन हेडिंग दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो इसका यूज है वो क्या है कि अगर किसी सेक्शंस का मतलब या किसी सेक्शन में जो वर्ड्स यूज किए गए वो क्लियर और डाउटफुल नेचर के हैं, तब मतलब क्लियर नहीं है या डाउटफुल नेचर के, तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर एकदम क्लियर है तो फिर हेडिंग का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट है मार्जिनल नोट्स। तो मार्जिनल नोट्स क्या किया गया, अगर किसी सेक्शन के साइड में मार्जिनल नोट इंसर्ट किया गया है तो वो ये बताता है कि इस सेक्शन का इफेक्ट क्या होने वाला है, इसका पर्पस क्या होता है। तो मार्जिनल नोट जो है वो जनरली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होता है अगर लॉ के लैंग्वेज एकदम क्लियर है। हालांकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल में मार्जिनल नोट्स का रेफरेंस दिया है या मार्जिनल नोट्स दिया है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट मानेंगे और उसके इंटरप्रिटेशन को हम तवज्जो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था प्राइमरी और सेकेंडरी उसको हमने डिटेल में किया। रिवीजन में मैं इसको बहुत ही तो फास्ट मोड में कराऊंगा जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकें। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब हर एक एक्ट में एक ऐसा सेक्शन दिया होता है जो उस एक्ट में होने वाले यूज होने वाले वर्ड्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 2 है, अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन 2 है वो ये बताता है द डेफिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होगा, आर्टिकल्स का क्या मतलब होगा, एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होगा। तो डेफिनेशन क्लॉज जो है वही इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहलाता है। अब ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कितने प्रकार की डेफिनेशन होती है। तो 3 प्रकार की डेफिनेशन होती है, 4 प्रकार बोल सकते हैं। पहला है मीन्स। अगर किसी डेफिनेशन में मीन्स वर्ड का मतलब, मीन्स वर्ड लिखा है मतलब जो लिखा है जितना लिखा है बस उतना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर किसी शब्द में इंक्लूड वर्ड लिखा है तो इसमें और भी सारी चीजें आएंगी, ये एक्सपेंसिव नेचर की होंगी, मतलब इसमें और भी ढेर सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है और भी चीजें आ सकती है। किसी में लिखा है मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब जितनी चीजें दी है वो तो है ही, उसके अलावा जितनी इंक्लूड लिखा है वो सब भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो मीन्स का मतलब जितना लिखा है बस उतना ही, इंक्लूड का मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब है दोनों एक साथ होंगे, इसका मतलब ये है और इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। उसके अलावा अप्लाई एंड इंक्लूड का मतलब इसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में लिखा है अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस द NCLAT कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट 2013 में अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होगा, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, बस उसके अलावा और कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं आएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, जैसे लिखा है डिविडेंड इंक्लूड्स एन इंटरिम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का मतलब जनरली क्या होता है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। इसमें इंटरिम डिविडेंड भी आएगा और फाइनल डिविडेंड भी आएगा। इंक्लूड से क्या किया गया है, उसके वर्ड उसके डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। मीन्स एंड इंक्लूड, नेशनल हॉलिडे मीन्स एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस डे को भी, जिस दिन को भी नेशनल हॉलिडे के तौर पे बता दिया वो ही नेशनल हॉलिडे का मतलब है और उसमें वो सारे डेज इंक्लूड होंगे। अप्लाई एंड इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि लेबर लॉज में एम्प्लॉय शब्द इज डिफाइंड एज टू अप्लाई एंड इंक्लूड एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन अ वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर वेदर इज अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, मतलब स्पेसिफिकली ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा। तो लेबर लॉ के हिसाब से एम्प्लॉय का मतलब कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉयर के लिए काम करता हो, चाहे फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, टेम्पररी हो या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे हो। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल्स दिए हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल
पर्पस। इंक्लूड्स शब्द में व्हीकल इंक्लूड्स ये सारी चीजें, मतलब उसमें कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल। जनरली ये देखिएगा जब भी वर्ड आएगा इंक्लूड तो उसके साथ लास्ट में या तो एटसेट्रा वर्ड होगा या तो एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एनी अदर थिंग्स ऐसा करके होगा। ठीक है। मीन्स एंड इंक्लूड, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो 18 years of age and includes adopted children, adopted child, step child और foster child। मतलब चाइल्ड का मतलब 18 साल से कम, उसमें सौतेला बेटा भी आएगा, सगा बेटा भी आएगा, अडॉप्टेड बेटा भी आएगा। अप्लाई एंड इंक्लूड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर applies to any program or set of program designed to perform a specific task and include an operating system। Next है proviso, just wait for a minute। प्रोविजो शब्द का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो वो प्रोविजो कहलाता है। जनरली प्रोविजो का मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन में शब्द लिखे गए हैं, जो वो फ्रेज लिखे हैं, उसके साथ अगर कुछ कंडीशंस हैं या कुछ स्पेशल केसेस को हम अलग कर रहे हैं ऊपर दिए हुए जनरल क्लॉज से, जनरल फ्रेज से, तो उसको हम प्रोविजो कहते हैं। इसका बेहतर ढंग से मतलब आपको समझ आएगा जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें ढेर सारे मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखे थे। क्या लिखा था? एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल इन ईच ईयर hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notices calling it and not more than 15 months shall elapse। मतलब हर कंपनी ओपीसी को छोड़ के, 1% कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज होंगी उन सबको अपना एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना है साल में एक बार। मतलब एक साल में जितनी भी जनरल मीटिंग होंगी उसमें से कम एक जनरल मीटिंग को वो एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, मतलब हाउएवर बोल सकते हैं। Provided that in case of first annual general meeting, it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first year, and in any case within a period of 6 months from the date of closing of the financial year। Provided that का मतलब however, हालांकि ऊपर जो लिखा हुआ था कि साल में एक बार कम से कम एक जनरल मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाएगा और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो जाएगा। हालांकि अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो ये स्पेसिफिक केस हो गया जिसको जनरल केस से अलग किया जा रहा है। यही है प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा उसके 9 महीने के अंदर पहला एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए और दूसरे किसी केस में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर। ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ प्रोविजो शब्द का मतलब समझ रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग क्लॉज की। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट का मतलब क्या होता है? इस एक्ट में अगर कुछ भी अलग लिखा है तो वो एज इट इज बना रहेगा, उसका एप्लीकेशन एज इट इज रहेगा। इस सेक्शन में जो लिखा है वो यहीं तक सीमित है। जैसे सेक्शन 185 का हमने इंटरप्रिटेशन किया था लोन टू डायरेक्टर, इसमें क्या लिखा था? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कुछ भी और लिखा हुआ है तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस सेक्शन में अभी क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। No company shall directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by the booklet, to any of its directors or to any other person to whom the director is interested, or give any guarantee or provide security in connection with any loan taken by him or any such other person। कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको ना तो लोन दे सकती है, ना तो उसके लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, बी इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अगर इस एक्ट में कहीं पर भी और कुछ लिखा है तो वो एज इट इज बना रहेगा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसके अलावा एक्ट में जो कुछ भी लिखा होगा वो ऐसे का वैसा बना रहेगा। क्लियर है? आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू। इस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो इनमें
अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दे दिया है, प्रोविजो दे दिया हुआ है, नथिंग कंटेन्ड इन का मतलब जो कुछ भी सेक्शन में लिखा है वो इनमें एप्लीकेबल नहीं होगा। किनमें एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर लोन दिया गया है किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को, किस बेसिस पे? सारे एम्प्लॉइज को दिया जा रहा था, इसी कंडीशन पे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को भी दिया गया है। या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया था मेंबर्स के द्वारा, उनका अप्रूवल के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को किसी प्रकार का लोन दिया जा रहा है, तो उस केस में ये सेक्शन 185 का एप्लीकेशन नहीं होगा। आई होप आपको सेविंग क्लॉज का भी मतलब समझ आ गया। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जो लिखा है उससे वो एप्लीकेबल इस पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंतर्गत हो और जो शेयर्स ट्रांसफर मतलब जो फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो। दूसरा, whose number of members is limited to 200 except one person कंपनी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी उन कंपनी को कहा जाएगा जिसमें मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे और जो फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? 1% कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं, एक ही मेंबर हो सकता है। 1% कंपनी, इसलिए तो कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन एकदम सिंपल है, कुछ प्रोविजंस को समझाने के लिए नीचे एग्जांपल्स दिए होते हैं, उसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इलस्ट्रेशन क्या होता है, आप जा सकते हैं मेरे डिटेल्ड वीडियो में, इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। इलस्ट्रेशन का मतलब किसी प्रोविजन को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया होता है, तो वो एग्जाम्पल हमें मदद करता है उस पर्टिकुलर प्रोविजन को सही तरीके से इंटरप्रेट करने में। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एक्ट में जिसका मतलब डेफिनेशन सेक्शन में कुछ और दिया होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उसका मतलब कुछ अलग तरीके से हमें बताना होता है, तो उसी के नीचे हम एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं ताकि हम उसको समझा सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात की गई है, तो कोई भी डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 20 कंपनी में ही डायरेक्टर हो सकता है एक टाइम पे, और इसमें बोला गया कि पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम 10 हो सकता है। अब यहाँ पे कितनी पब्लिक कंपनीज हैं, मतलब सॉरी पब्लिक कंपनीज का लिमिट कैसे तय किया जाएगा, तो उसके लिए बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है उसको भी हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, तो उसे भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। क्लियर है? अगला है स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स एकदम सिंपल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी इलेबोरेटिव नेचर की दी होती है उसको हम लोग एक्ट का पार्ट न बना के हम उसको मतलब सॉरी सेक्शंस में न लिख के, क्योंकि सेक्शंस बड़ा हो जाएगा, उसको हम स्केड्यूल में डाल देते हैं। जनरली इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें बताया गया कि अगर कोई जो कंपनीज हैं वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो या उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज CSR एक्टिविटीज़ में उनको CSR एक्टिविटीज़ करना होता है। अब ये CSR एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को CSR एक्टिविटी बताया गया, उसको अलग से शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी लॉ में सेक्शन 135। अगला है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एकदम सिंपल है, एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन तब यूज किया जाता है जब लॉ का लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है। इसमें आएगा पहला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, रेफरेंस टू अदर लॉज, डिक्शनरी, रेफरेंस टू रिपोर्ट कमेटी, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का मतलब जो भी पार्लियामेंट में डिबेट्स चलते हैं ड्यूरिंग द जो भी डिस्कशन चलते हैं, डिबेट्स चलते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड पासिंग ऑफ द एक्ट, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो इसको तभी कंसिडर किया जाएगा जब वर्ड्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। दूसरा रेफरेंस टू अदर लॉज एंड स्टैट्यूट्स। तो देखिए जो शब्द जो सॉरी पहला हम लोग समझ लेते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हम लोग समझ गए। दूसरा है रेफरेंस टू कमिटी रिपोर्ट। क्या होता है कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर बनते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्ट कमिटी होती है वो अपना रिपोर्ट
पेश करती है और उस रिपोर्ट के आधार पे हम कोई, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो पहले वो बिल लाया गया 1998 समथिंग में, उसके बाद उसके उसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट के को लोकसभा ने माना और फिर उसके बाद एक्ट आया। तो ये जो कमेटी रिपोर्ट है, जो सिलेक्ट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, वो क्या करती है, अपने रिकमेंडेशंस देती है और उन रिकमेंडेशन को अगर पार्लियामेंट एज इट इज मान लेता है तो फिर हम उस कमेटी रिपोर्ट को रेफर करेंगे अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो। लेकिन हो सकता है कि कमेटी रिपोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको पार्लियामेंट नहीं मानती है, तो फिर उसको रेफर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगला है रेफरेंस टू अदर लॉ और स्टैट्यूट्स। देखिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लॉ का अगर हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसको एज अ होल कंसिडर करेंगे, उसको एज अ होल पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिसका रेफरेंस दूसरे एक्ट में भी दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर सेबी एक्ट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हमें कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट को और भी रेफर किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए। डिक्शनरी की बात करें तो जनरली जो वर्ड्स लिखे हैं एक्ट में उसका उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है, पहले हम वो कंसिडर करेंगे। दूसरा, जो डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उस शब्द का क्या मतलब दिया है उसको कंसिडर करेंगे। अगर दोनों में ही नहीं दिया है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में देखेंगे, अगर जनरल क्लॉज एक्ट में भी नहीं दिया है तो फिर हम लीगल डिक्शनरी देखेंगे कि क्या वर्ड का एग्जैक्ट मतलब है और फिर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज हो रहा है वो हम कंसिडर करेंगे। अगला है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। देखिए भारत में जो कानून है उसका एप्लीकेशन हम, मतलब भारत में जो अगर केसेस है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम भारत के कानून के हिसाब से करेंगे। लेकिन कभी कभी इंडियन कोर्ट्स को फॉरेन के डिसीजंस भी रेफर करने की इजाजत दी गई है, प्रोवाइडेड कि हमारा देश जो कानून बनाया है वो लगभग सिमिलर है टू दैट ऑफ द फॉरेन कंट्री। हालांकि प्रायोरिटी हमेशा इंडियन लॉज को दी जाएगी, कभी भी फॉरेन डिसीजंस के ऊपर। प्राइमरी फोकस हमेशा इंडियन लॉ के लैंग्वेज के ऊपर होगा, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होगा। अब बात करते हैं फटाफट से मिसलेनियस टॉपिक्स। नाउ व्हाट आर द मिसलेनियस टॉपिक्स। सबसे पहला है रीडिंग अ बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, एकदम सिंपल है। बेयर एक्ट, पहले तो बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा ऑफिशियल टेक्स्ट पास किया गया है किसी भी एक्ट का उसको हम बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जनरली प्रोफेशनल यूज करते हैं। इसके लिए इंटरप्रिटेशनल कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता होती है। हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इसके बाद बेयर एक्ट को पढ़ने का क्या रूल है, सबसे पहले जो भी शब्द लिखे गए, जो भी प्रोविजन लिखा गया वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया वो कॉन्टेक्स्ट को समझना, जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका डेफिनेशन क्लॉज में देखना। पहला रूल ये है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज किया जाएगा। लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर हम अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, मतलब पूरे सेक्शंस के, मतलब हर एक सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। इसके बाद रीड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप प्रोविजन को पढ़ो, उसको समझो और उसको किस तरीके से अलग अलग केसेस में अप्लाई कर सकते हो वो देखो। इसके बाद है अपडेटेड बेयर एक्ट रेफर करना है। हमेशा याद रखिएगा कि बेयर एक्ट हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी अमेंडमेंट है वो सारे अमेंडमेंट उसमें अमेंडमेंट हो। साइटेशन ऑफ द केसेस का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम कहीं कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग केस को साइट करना होता है, जिससे कि हम अपना पक्ष रखें कि देखिए इस केस में ये हुआ था तो हमारा केस भी उसी केस से सिमिलर है, तो उस हिसाब से ये हमारा केस उसके हिसाब से डिसीजन देना चाहिए। साइटेशन में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे AIR, SCC, SCJ, SCR, DLT, इसका क्या मतलब है या लिस्ट में दिया हुआ है। जब हम केस साइट करते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो पार्टीज कौन कौन है, कौन सा ईयर है जजमेंट का, उसके बाद लॉ रिपोर्ट का क्या नाम है। जैसे आप देखोगे कि किसी केस में लिखा होता है डैश वर्सेस डैश AIR SC 1986 केस नंबर ये, ठीक है, तो वही होता है साइटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ
रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। क्या मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन एक्ट पास हुआ उसके पहले से वो एप्लीकेबल होगा। मान लेते हैं कि कोई एक्ट 1 जनवरी 2024 को पास हुआ और उसमें लिखा है दैट इट शैल अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब 1 जनवरी 2024 के पहले भी अगर कोई केसेस रहे होंगे तो वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर हो जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आज जो कानून पास हुआ है वो आज से बाद के लिए अप्लाई होगा, मतलब ये कि आज के बाद जो भी चीजें होंगी वो इस पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न होंगी, ना कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली गवर्न होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ मे एंड शेल। जनरली मे का मतलब होता है डिस्क्रिशन या परमिशन दी गई, आप ये कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। शेल का मतलब जो लिखा है वो कंपलसरी करना ही है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मे शब्द को हम शेल शब्द की तरह इंटरप्रेट करते हैं और शेल को हम मे शब्द की तरह इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शेल शेल शेल, मतलब हर कंपनी को कम से कम एक जनरल मीटिंग एज अ एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना ही है, ऑप्शन नहीं है, करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है लास्ट प्रोविजन में, देखो प्रोविजो में प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रजिस्ट्रार मे रजिस्ट्रार मे एक्सटेंड द टाइम, चाहे तो वो टाइम एक्सटेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो उसके डिस्क्रिशन के ऊपर है। अब हम बात करते हैं एंड और की। एंड का मतलब है किसी भी प्रोविजन में अगर एंड शब्द यूज किया गया है तो वो सारी की सारी चीजें अप्लाई होंगी। मतलब अगर लिखा है द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, उसमें लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर और लिखा हुआ है द फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड, मतलब इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं दिस पर्टिकुलर प्रोविजन शैल अप्लाई इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड 1 2 3 और 4, तो चारों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उसमें लिखा है 1 2 3 एंड 4, मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो अप्लाई होगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दे सकता है जहां पे एंड का मतलब और की तरह यूज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा है इट इंक्लूड समन नोटिस रिक्विजिशन ऑर्डर डिक्लेरेशन फॉर्म एंड रजिस्टर, मतलब किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट तभी कंसीडर किया जाएगा जब ये सारी चीजें होंगी, वो समन भी होगा, नोटिस भी होगा, रिक्विजिशन भी होगा, ऑर्डर भी होगा, डिक्लेरेशन भी होगा, फॉर्म भी होगा, रजिस्टर भी होगा, तभी मानेंगे उसको डॉक्यूमेंट। नहीं, इनमें से कुछ भी होगा तो डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एंड शब्द का मतलब और के जैसा यूज किया जा रहा है ना, एंड शब्द का इंटरप्रिटेशन और के जैसा यूज किया जा रहा है। डीमिंग प्रोविजन का मतलब मान लिया, कोई भी प्रोविजन में अगर लिखा है इट शैल बी डीम्ड एज का मतलब मान लिया जाना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क एक्ट 1990 के हिसाब से जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क का, इट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ट्रेडमार्क के लिए आपने जिस दिन अप्लाई किया है अप्रूवल के बाद वही डेट रजिस्ट्रेशन का डेट माना जाएगा, ना कि जिस दिन अप्रूव हुआ है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को कोई ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और 1 अगस्त 2023 को अप्रूवल मिल जाता है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त नहीं माना जाएगा, 1 जनवरी ही माना जाएगा जिस दिन आपने अप्लाई किया था। डीम्ड। रीपग्नेंसी विद अदर लॉज, रीपग्नेंसी का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि अगर दो प्रोविजन के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है तो पहले कोशिश करेंगे कि इनके बीच में हार्मनी क्रिएट किया जा सके, रिकंसिलिएशन किया जा सके। अगर किसी भी हालत में रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है तो फिर बाद वाले सेक्शन को प्रिवेल किया जाएगा। जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में अगर कंफ्लिक्ट होता है तो हमेशा स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होगा, स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल होगा। इसके बाद बात करते हैं सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं बल्कि पूरा हेडन्स रूल है, जो हेडन्स रूल में पढ़ाया था एग्जैक्टली वही है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब प्रोसीजरल लॉज है। इनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोसीजरल लॉज है ये बताता है कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, लेकिन अगर सब्सटेंशियल जस्टिस हो रहा है और प्रोसेस फॉलो नहीं भी हुआ है तो वो चल जाएगा। मतलब यहाँ लिबरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो रहा है, ना कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तवज्जो दी गई है, ना कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन को।
फिस्कल लॉज और टैक्सेशन लॉज की बात करें तो इसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया जाएगा, मतलब किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए, मतलब इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर ना आए। तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है एक्ट के अलावा जो रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स ये सब पास किए जाते हैं या ये सब इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा या कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि एक्ट को सप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। डेलीगेटेड इंटरप्रिटेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि अगर कोई रूल्स प्रॉपरली या वैलिडली फ्रेम किए गए हैं तो वो एक्ट का ही हिस्सा माना जाएगा और उसका बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्शन होगा जिस तरीके से हम एक्ट का कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके बाद अगर किसी भी स्टैट्यूट, रूल और रेगुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा क्या प्रिवेल करेगा, स्टैट्यूट प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेगा। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट, जैसे कि मैंने बताया कि पीनल लॉज हो या फिर फिस्कल लॉज हो, टैक्सेशन लॉज हो, इनका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मतलब अगर किसी भी पेनल प्रोविजन का दो इंटरप्रिटेशन निकल रहा है तो हमें उस इंटरप्रिटेशन को करना होगा जो थोड़ा लीनियंट हो, जो थोड़ी कम सजा देता हो। इसके बाद लास्ट है मिसलिनियस में, दैट इज कासस ओमिसिस रूल। कासस ओमिसिस रूल शब्द का मतलब होता है अ केस ओमिटेड, मतलब ये कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन किसी लॉ में कवर नहीं की गई है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि हो सकता है कि लॉ मेकर्स ने उस सिचुएशन को उस समय एस्टिमेट न किया हो। अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा और वो कोई भी गैप को अपने मन से फिल नहीं करेगा। ये मान लिया जाएगा कि अगर लॉ मेकर्स ने इसे ओमिट किया है तो सोच समझ के ही ओमिट किया होगा, या उस पर्टिकुलर समय में जिस समय ये एक्ट पास किया गया उन्होंने इस तरीके से एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो सिंपल सा मतलब है इस रूल के अंतर्गत रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई होगा। दूसरा, कोर्ट अपने मन से किसी भी प्रकार से प्रोविजन को ऐड नहीं करेगा, किसी प्रकार से लॉ नहीं बनाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 कंसोलिडेटिंग लॉ है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 और 1887 को मिला के बनाया गया है। ये एक सिंगल लॉ है जो जितने भी अलग अलग एक्ट हैं उन सब में कुछ कॉमन रूल्स होते हैं पढ़ने के, उन रूल्स को बताने का काम जनरल क्लॉजेज एक्ट करता है। इंपॉर्टेंस यही है कि ये इंटरप्रिटेशन के काम में आता है, मतलब जितने भी एक्ट पास हुए हैं चाहे वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हो, बिफोर द इंडिपेंडेंस हो, या डोमिनियन लेजिस्लेचर के द्वारा जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक के बीच में जो बना है, उन सारी चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950। क्या प्रोविजन है इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहला रिपील का प्रोविजन क्या है कि अगर कोई एक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर कोई प्रोविजन रिपील हो गया है या कोई एक्ट रिपील हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने पुरानी चीजें की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक्ट था जो अब रिपील हो चुका है, अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसने जो पुरानी चीजें, मतलब उसने जो पुराने समय में जब वो एग्जिस्टेंस में था उस समय अगर किसी प्रकार का राइट, लायबिलिटी, प्रिविलेज ये सारी चीजें क्रिएट किया था तो वो एज इट इज बनी रहेगी, उसके ऊपर किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो चुका है, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के दौरान जो भी कंपनीज बनी वो आज भी वैसी की वैसी रहेंगी, उनके ऊपर जो कंपनीज एक्ट 1956 का ऑब्लिगेशन पेंडिंग था वो आज भी वैसे ही बना रहेगा, उनके ऊपर जो भी पेनल्टी वगैरह लगना था उस समय वो आज भी वैसे ही बनी रहेगी, भले वो एक्ट खत्म क्यों ना हो गया हो। ठीक है, इसके बाद
रिवाइवल ऑफ द रिपील लॉ की अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है कि जो एक्ट रिपील हो चुका है अब उसको वापस से पुनर्जीवित करना है तो किया जा सकता है, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों किया जा रहा है। अगला है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, एकदम सिंपल है। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना था जिसकी लास्ट डेट थी 26 जनवरी 2023, लेकिन उस दिन कोर्ट बंद था, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई अगले दिन आप सबमिट कर सकते हो, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी थी लास्ट डेट पे, तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। जेंडर एंड नंबर की बात करें तो ही इंक्लूड्स शी, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। किसी भी एक्ट में अगर ही शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसका मतलब उसमें शी भी इंक्लूड होगी। किसी भी एक्ट में अगर सिंगुलर वर्ड का यूज किया गया है तो वो प्लूरल भी इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है। पावर टू इशू और मॉडिफाई, अगर किसी व्यक्ति को या किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को कोई नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल या बायलॉज इशू करने का अधिकार है तो उसे उसमें किसी प्रकार का एडिशन, अमेंडमेंट, वेरिएशन या रिसाइनमेंट करने का भी अधिकार मिलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसको अलग अलग एक्ट के अंतर्गत पनिश किया जाना है तो ये किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस की दो सजा नहीं मिल सकती है। अलग अलग लॉज के अंतर्गत किसी भी एक लॉ के अंतर्गत उसको सजा मिल सकती है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट का मतलब, अगर किसी भी एक्ट में ऐसा लिखा है अ नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन, तो ये सर्व्ड का मतलब क्या है? सर्व्ड का मतलब है उसका प्रॉपर नेम होगा, एड्रेस्ड होगा और उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। तो सर्विस का मतलब यही होता है। ठीक है। टेक्निकल टर्म्स इन बेयर एक्ट, इसका मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, किसी भी प्रोविजन में अगर लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, मतलब इस प्रोविजन मतलब इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नथिंग कंटेन्ड इन, नथिंग कंटेन्ड इन का मतलब क्या होता है कि इस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, इस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किए जाते हैं। विदाउट प्रिजुडाइज टू का मतलब है विदाउट अफेक्टिंग इट, द कोर्ट में ग्रांट इंटरिम रिलीफ विदाउट प्रिजुडाइज टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज अंडर एनी अदर लॉ, मतलब कोर्ट जो है वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकता है बिना पार्टीज के राइट्स को अफेक्ट किए हुए। सब्जेक्ट टू का मतलब है इसको ध्यान में रखते हुए, द राइट टू अपील इज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फीस, मतलब कंडीशन है कि आप अपील कर सकते हो बट फीस पेमेंट करके। दैट इज टू से, दैट इज टू से का मतलब क्या है? जो कंपनी सॉरी दैट इज टू से का मतलब एग्जांपल्स। ठीक है। द कंपनी शैल प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटी, दैट इज टू से वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब ये बता रहा है कि जो कंपनी है वो किस प्रकार की ट्रेनिंग फैसिलिटी दे सकती है, तो वर्कशॉप दे सकती है, सेमिनार दे सकती है, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है। दैट इज टू से का मतलब एग्जांपल। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर एक्ट या इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इसका ये मतलब है, बाकी ये और कहीं अप्लाई नहीं होगा। एज द केस में बी, एज द केस में बी का सिंपल सा मतलब ये है कि इनमें से कुछ भी जो जिस तरीके का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आपको पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, एज द केस में भी मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने फुल रिवीजन कर लिया है इस चैप्टर का, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पूरा टॉपिक्स हमने एक साथ 1.5 घंटे में रिवाइज कर लिया है। अब आप लोगों का एक मेगा टेस्ट होगा सारे चैप्टर का एक साथ, उसका डेट मैं आपको बता देता हूँ, मंडे हम वो कर लेते हैं। ठीक है बेटा। आज है ट्यूसडे, तो आपको लगभग 5-6 दिन का समय मिल जाएगा। स्थिति नोट्स भी मैंने बेटा अपलोड कर दिया है ऐप पे, तो आप वो नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा पहले। तो कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप जो है प्रिपरेशन नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। आपका टेस्ट पेपर मैंने चेक कर दिया है, आपको फीडबैक भी मैंने दे दिया है। कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वैसे मैंने इम्प्रूवमेंट के स्कोप फीडबैक में ऑलरेडी लिख दिए हैं, बट फिर भी आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइज, ये है हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन मैं अपलोड करूं अब से। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आने वाले समय में पूरा चैप्टर अगर आपको देखना है तो आप मेरे एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। JIGL का कोर्स लॉन्च हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स भी जून के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग JIGL के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा, मेरे ऐप पर जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, 100% मॉड्यूल कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम ढेर सारे केस लॉज, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।